बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैट टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। CS504 फाइनल टर्म प्रिपरेशन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, एक ऐसी वीडियो जो आपको पेपर में पास कर सकती है। बिलीव मी। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत तादाद में सॉल्व किए हैं। ग्रैंड सोल्यूशन फाइल है ये CS504 फाइनल टर्म के लिए। एक ऐसी फाइल है, एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर आपको पेपर में से मे बी 100%, मे बी 80%, मे बी 40%, अगर 40% भी आ जाएं समझे पेपर पास है। मेरी बात पक्की है। एक वीडियो अगर आप प्रिपेयर कर लें, एक मेरी ये वीडियो पूरी सुने, अच्छी तरह से इसको समझ लें, इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। इसके अंदर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे सब्जेक्टिव 100% करेक्ट सॉल्व किए हैं। इंसान हूँ, मे भी कोई एक आध ओवर हो गया हो, बहरहाल 100% करेक्ट है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे नंबरों जगह पे पेज नंबर भी दिया है ताकि आप वहाँ से वेरीफाई कर सकें। चलिए तो दोस्तों, ये ख़ास कर उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रॉपर स्टडी को टाइम नहीं दे पाते और फाइनल के दिनों में आके फिर उन्होंने कोई एक वीडियो देख के कोई एक पेपर सॉल्व करके पेपर देने जाना होता है, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने लेक्चर लिए हैं, अब एक स्पेसिफिक वीडियो है, इसको वो देखें। उनकी अपनी तैयारी भी है और ये वीडियो भी देखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो पास हो जाएंगे। वो एम्प्लॉई, वो लोग जो किसी वजह से या जॉब की वजह से पेपर के ऊपर, स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाए, उनके लिए ये तोहफ़ा है। चलिए तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड डिज़ाइन प्रिंसिपल? मेंटेनेंस जो होता है गुड डिज़ाइन प्रिंसिपल होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कास्ट का 2/3 तो मेंटेनेंस पे खर्च होता है। जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा ताकि आपको समझ रहे, तो सारी ज़िंदगी सॉफ्टवेयर फिर जब चलता रहता है तो खर्चा उसी के ऊपर आता है। तो मेंटेनेंस जो होती है उसके वो सबसे अच्छा डिज़ाइन है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है, अगर आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोग्राम मेंटेनेबल है तो समझें कि ये गुड डिज़ाइन है। Was the first pure object-oriented language in which observer pattern was used to implement its model view controller? वो था जी स्मॉलटॉक। ये तो सीधी बात बतानी थी ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। आपने सर के अगर शुरू के लेक्चर सुन रखे हैं तो वहाँ पे सर ने सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात की थी। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या था? सॉफ्टवेयर क्राइसिस ये था कि सॉफ्टवेयर फुल कंप्लीट नहीं बन पाता था, टाइम ओवर हो जाता था, बजट ओवर हो जाता था, उसमें फॉल्ट निकलते थे। इन सब के नतीजे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मार्ज़ वजूद में आई, जो कि इन सारी मुश्किलात का, इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन था। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रिज़ल्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनी। Decentralization gives object-oriented the ability to handle essential complexity better than action-oriented approach. Action-oriented या function-oriented एक ही बात होती है। देखिए, एक्शन और जो फंक्शन में डाटा और आपका जो प्रोग्राम होता है वो अलग-अलग होता है। अगर आप डाटे में चेंज करेंगे तो कोड में भी चेंज करेंगे। कोड और डाटा अलग-अलग होता है। अगर कोड में चेंज हुई तो वो कोड नीचे पता कितने डाटा के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, वो सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसकी बजाय हम डिसेंट्रलाइजेशन कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं जहाँ पे कोड और डाटा, फंक्शन और डाटा, या ऐसा कह लें कि एक ही जगह पे मौजूद होता है। आर्किटेक्चर स्टाइल में कौन सा शामिल नहीं है? डाटा सेंटर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो हायरार्किकल आर्किटेक्चर इसमें नहीं होता, बाकी तीन होते हैं। एंड और रिलेशनल ऑपरेटर, ये कौन से ऑपरेटर हैं जी? रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये। देखिए, अभी मैं पहले भी बात कर रहा था कि सॉफ्टवेयर का 2/3 जो होता है वो मेंटेनेंस पे खर्च होता है।
about 2/3 of the overall software cost incurs during maintenance phase। ये भी मैं बता के आया हूँ आपको, फंक्शन ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी इज आल्सो नाउन एज क्या जी, एक्शन ओरिएंटेड, सही समझे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट वन ऑफ द अम्ब्रेला एक्टिविटी, ये सारी की सारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ नहीं हैं, ये सारी की सारी अम्ब्रेला एक्टिविटी नहीं है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, टेस्ट केस डेवलपमेंट, ये सारी की सारी ही अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ नहीं हैं। अगर आपको अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ देखनी हो तो आप यहाँ पे सर्च कर लें, बड़ा सिंपल है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, मेजरमेंट। यहाँ पे कोई ऐसी मिलती है आपको? कोई भी नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई भी अम्ब्रेला एक्टिविटी नहीं है। ठीक है जी। इक्विवेलेंस क्लासेस help you in designing test cases to test the system effectively and efficiently। अच्छा, ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या हैं? मतलब आप एक स्ट्रिंग को टेस्ट करना है तो उसको टेस्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं कि स्ट्रिंग को आप अपर केस में टेस्ट कर रहे हैं, सारे अपर केस लिख के देखे, एक अपर लिखा बाकी सारे लोअर लिखे, कुछ लोअर लिखे बाकी अपर लिखे, क्या वो वर्क करती है कि नहीं? ये इस तरह से हम क्लासेस बनाते हैं, इसको इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। इंस्पेक्शन कैन नॉट चेक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता जाऊँ, आपको उसने रिक्वायरमेंट दी है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फाइल डाउनलोड करता हो, एक मिसाल है। अब फाइल कितनी तेज़ी से डाउनलोड करेगा, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस में आता है। वो ये काम तो आपका सॉफ्टवेयर करता है कि कोई नेट पे जाके कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कितनी स्पीड से करनी है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट का काम नहीं है। वो फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है, उसकी परफॉर्मेंस, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, क्या आपने बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखा कि नहीं, ये खुद ब खुद चेक करना होता है। यूज़र नहीं बताता ये आपको कि मेरा ये काम भी हो। राइटिंग टेस्ट केसेस एंड जनरेटिंग टेस्ट डाटा आर प्रोसेस दैट डिमांड सिनेरियो बिल्डिंग कैपेबिलिटीज। राइटिंग टेस्ट केसेस एंड जनरेटिंग टेस्ट डाटा आर प्रोसेस दैट डिमांड सिनेरियो बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। अच्छा, मेरा तो एक तरीका कर रहा है, मैं ना सर के लेक्चर सुना करता था, तो जब पेपर में होता था तो कोई ना कोई बात याद आती थी सर की कही हुई। तो इसलिए अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो जब मैं ये ऑब्जेक्टिव भी बोल रहा हूँगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ये लफ्ज़ बोला था, इसलिए वीडियो पूरी देखें। सॉरी, मेरा गला ज़रा ख़राब है। इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग वी टेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। स्ट्रक्चर से मुराद है हम हर चीज़ चेक करते हैं प्रोग्राम की। जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है वो प्रोग्रामर प्रोस्पेक्टिव से होती है। वो देखता है कि जो मैंने फंक्शनलिटी इसमें प्रोवाइड की है कि यह तो सारे काम कर रहा है कि नहीं सॉफ्टवेयर। और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो यूज़र प्रोस्पेक्टिव से होती है। वो सिर्फ उसे नहीं पता कि अंदर प्रोग्राम आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, वो सही काम कैसे नहीं किया, क्या क्लास रखी है, क्या फंक्शन है, उसे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप हर चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को भी टेस्ट कर रहे होते हैं। कमेंट्स आर नॉट सिंटैक्स चेक्ड। अच्छा, आप कमेंट्स डबल स्लैश डाली जो मर्जी लिख दें, कंपाइलर नहीं बुरा मानता कि आपने सही लिखा, गलत लिखा, स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। वो सिर्फ जैसी डबल स्लैश से नज़र आती है सिंटैक्स है, वो ना कोई आपका स्टाइल देखता है, ना कोई गलती देखता है, कुछ भी नहीं करता। वो आपको ये नहीं कहता कि इसको ठीक करें, वो कहता है जो आपने लिखा है ओके है।
secondary private classes can be declared as inner classes and reside in the file of the class they belong to. Can be declared as inner classes and reside in the file of the class they belong to. Which of the which of the following is non-functional requirement of website which sells song? एक ऐसी वेबसाइट जो सॉन्ग सेल करती है उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी? बड़ी अच्छी बात है, आ गया। अ कैटलॉग ऑफ द स्टॉक नीड टू बी अवेलेबल फॉर द यूज़र टू चूज़ फ्राम। एक कैटलॉग होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए, एक अलमारी होनी चाहिए, वेबसाइट में ऐसा समझ लें। एक लिस्ट होनी चाहिए जहाँ से आप सॉन्ग चूज़ कर सकें। क्या यह फंक्शनल रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है। कस्टमर इंफॉर्मेशन शुड बी रिटेन टू अलाउ फ्यूचर ट्रांजैक्शन ईजियर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि यूज़र कहता है कि जो कस्टमर एक बार मेरी साइट पे आया, मुझसे परचेज़ करके गया है, मैं उसका डाटा रखूं ताकि जब मेरे पास नई कोई चीज़ आए तो मैं उसे मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल जो भी करूं कि ये नया एक सॉन्ग आया, ये आप ख़रीदना चाहेंगे। यूज़र शुड बी एबल टू चूज़ फ्राम सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर द इंटरफेस। अब सॉन्ग है, कोई डिफरेंट यूज़र आ जाते हैं, डिफरेंट कंट्री से आ जाते हैं, तो लैंग्वेज ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि वहाँ से वो चूज़ करके उर्दू, इंग्लिश, अरबी, अरबिक, स्पेनिश वो वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे सर्च कर सके। टाइम टेकन टू डाउनलोड सॉन्ग इन द कैटलॉग शुड नॉट आइटरेट यूज़र। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये परफॉर्मेंस में आता है, एफिशिएंसी में आता है कि डाउनलोड बड़ी स्पीड से हो। सही है। ये किस में आता है? परफॉर्मेंस एफिशिएंसी में आता है, और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जो होती है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये किसी ने सॉल्व नहीं किया हुआ, मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया। ये वो फाइल चल रही है, आपको देख के पता चल गया है जो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसे सॉल्व किया है। इज नॉट अ लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन लेयर। अच्छा, ये आप बात याद रखें कि ये मैंने सॉल्व किए क्योंकि ये एज इट इज़ नहीं थे। आप चले इसी लाइन को देख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें कौन सी लेयर नहीं है, इसे को सर्च कर लेते हैं हम। यहाँ पे देख लें, मैं ऐसे सर्च किए हैं चीज़ें, बड़ा टाइम लगा है मुझे इसको बनाने के लिए, 5 दिन लगे हैं। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यूज़र इंटरफेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर, यूटिलिटी लेयर, कोर लेयर। आ जाए यहाँ पे, कोर लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन थी उसमें नहीं थी, यूज़र इंटरफेस लेयर थी। चीज़ों दोस्तों देखा आपने कि ये क्वेश्चन वो हैं ख़ासकर जो ऊपर आ रहे हैं जो बुक के अंदर एज इट इज़ नहीं है, ये खुद से ढूंढ के मैंने इनका सोल्यूशन दिया है आपको, और एक कुदरती मैंने आपको वेरीफाई भी कर दिया है। फॉर इंस्पेक्शन चेक लिस्ट आर प्रिपेयर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेक्ट्स। चेक लिस्ट आप बनाते हैं कि इंस्पेक्शन करने के लिए, कि मैंने इंस्पेक्शन में ये काम करने हैं, तो इसका आंसर है चेकलिस्ट। One of the guidelines to avoid comma mistake is to never use comma except for declaration। आप जब वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तब आप कॉमा लगाते हैं, इंट num1 कॉमा num2 कॉमा सम, तो तब लगाएं, उसके अलावा आप कॉमा ना लगाएं। रिपोजिटरी मॉडल आल्सो प्रोवाइड द ग्लोबल व्यू ऑफ द सिस्टम। रिपोजिटरी मॉडल कौन सा व्यू पेश करता है जी? ग्लोबल व्यू ऑफ द सिस्टम। इफ ए सॉफ्टवेयर, चलो ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। इफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फुलफिल इट्स स्पेसिफिकेशन बट डेविएट फ्रॉम यूजर एक्सपेक्टेशंस, मतलब यूजर जो चाहता था वैसा नहीं हुआ, काम हो रहा है मगर यूजर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, देन
इट मीन दैट सॉफ्टवेयर इज़ वेरीफाइड बट नॉट वैलिडेट। वैलिडेट तभी होगा जब यूज़र उसको पसंद करेगा। चलें ये भी व्यू बड़ा करके आपको दिखाना पड़ेगा। अब मेमोरी लीक। अच्छा, मेमोरी लीक होती क्या है ये सुन लें पहले। आपने सी के अंदर, जावा में इससे जान छूट जाती है, आपको ये काम नहीं करने पड़ते, वो जावा खुद ब खुद कर लेता है। सी प्लस प्लस के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर आप जब कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, मतलब कोई वेरिएबल डायनामिकली क्रिएट करते हैं, तो आपको उसका डिस्ट्रक्टर भी कॉल करना पड़ता है। अगर आप उसका डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते तो ये मेमोरी लीक कहलाता है। मेमोरी लीक समझ आ गया होगा। A memory leak bug is one in which memory is somehow allocated from either the operating system or an internal memory pool but never deallocated. Clear है जी? Memory leak। ओए आ जा यार। Which phase of software development life cycle is considered most expensive? कौन सा? मेंटेनेंस। सही आंसर। ठीक है जी। सॉरी यार, ये काबू नहीं आ रहा। Ideally speaking, a function should not be larger than 20 lines of code and any case should not exceeded 1 page in length। क्यों? ताकि मेंटेनेबिलिटी रहे। मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फंक्शन जो है वो 10 लाइंस या 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि यूज़र को 1 पेज का मतलब ये हुआ या 20 लाइन का मतलब ये हुआ कि यूज़र को, पढ़ने वाले को एक ही पेज के अंदर नज़र आए, ताकि उसे पता चले कि फंक्शन काम क्या कर रहा है। परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी आर एग्जांपल ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अभी ऊपर भी क्विज करके आया हूँ मेरे हिसाब से, बताया है मैंने। परफॉर्मेंस यूजेबिलिटी जो होती है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। Construction activities are surrounded by management activities. Construction activities are surrounded by management activities. प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग सुन लें क्या होती है। आप जब यूज़र से रिक्वायरमेंट लेते हैं तो कहीं कोई रिक्वायरमेंट वेग होती है। वेग का मतलब यह है कि प्रॉपर यूज़र आपको बता नहीं पाता। आप फिर उसकी एक प्रोटोटाइपिंग करके दिखाते हैं कि आप इस तरह का चाहते हैं, क्या आप इस तरह का चाहते हैं। मतलब जो आप फंक्शनलिटी यूज़र चाहता है, आप उसको आप प्रोटोटाइप उसे बना के दिखाते हैं कि आप इस तरह की फंक्शनलिटी चाहते हैं। देख के फिर यूज़र को पता चलता है कि मैंने ये काम करना है। ये होती है प्रोटोटाइपिंग। इसका मुझे कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने इस पर किसी पे टिक नहीं किया। इंश्योर गेटिंग द डिज़ाइन राइट द फर्स्ट टाइम। ये मोस्ट प्रोबेबली यही बनता है, फिर भी मैं चुप हूँ, यही बनता है वैसे। इट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये गलत है। इट यूज टू वेरीफाई इफ की प्रोसेस इज फिजिबल, इन्वॉल्व एन आइट्रेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस विद मिनिमल एंड यूज इन्वॉल्वमेंट। ये लगता है इंश्योर गेटिंग द डिज़ाइन राइट एट द फर्स्ट टाइम। आपको पहले ही पता चल जाए कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या थी। ये है वैसे आंसर। कैमल केस क्या होता है? ये लिखा ही कैमल केस की सूरत में हुआ है। पहला वर्ड कैपिटल से शुरू होगा, जहां अगला शुरू होगा उसको फिर कैपिटलाइज कर देंगे, इसे कैमल केस कहते हैं। ये जावा ने इसे स्टैंडर्ड के तौर पर अपना लिया है। ऑफिशियल कन्वेंशन फॉर फाइल नेम एंड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल, ये भी याद रखिएगा।
बुलियन एक्सप्रेशन आर एवेल्युएटेड थ्रू शॉर्ट सर्किटिंग। दोबारा से, ये अहम क्वेश्चन है। बुलियन एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड थ्रू शॉर्ट सर्किटिंग। टेस्टिंग आइसोलेट एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड शो दैट द इंडिविजुअल पार्ट आर करेक्ट। किसके अंदर? यूनिट टेस्टिंग के अंदर। हर चीज़ हर फंक्शन, हर क्लास को आप टेस्ट करते हैं, इसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, हर यूनिट को आप टेस्ट करते हैं इसके अंदर। When a software application is in the maintenance phase, 20% of the life cycle cost is attributed toward the defect which are found in the software application after installation। 20% तो इसी के ऊपर लग जाती है जी। अच्छा, यहाँ पे है इफ ई डॉट टाइटल डबल इक्वल टू सी ओ और सिंबल है ये ई डॉट सैलरी ग्रेटर देन 1000 इन दी बफ स्टेटमेंट इफ ई डॉट टाइटल डबल, ये असाइनमेंट नहीं है, इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू सी ओ इज ट्रू देन सेकंड पार्ट इज नॉट वैल्यूएटेड। याद रखिएगा, जैसे ही उसने ये चेक किया कंडीशन ट्रू है, उसने अगली साइड पे जाना ही नहीं है, इसी से उसने वापस आ जाना है। is a creative activity while is a destructive activity। development is a creative activity while testing is a destructive activity। क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट में आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, उसे बनाते हैं, कोड करते हैं, जबकि टेस्टिंग के अंदर आप उसमें से खामियां निकालते हैं कि ये भी गलत है। इसलिए जो डेवलपर होते हैं और जो टेस्टर होते हैं, इनमें बनती नहीं है मोमन। क्यों? क्योंकि डेवलपर की कोशिश होती है कि टेस्टर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ ना निकाले, और टेस्टर की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ निकाल के अपनी परफॉर्मेंस शो करूँ। When a person write a code, he develop a certain impression about that code। Verification and validation are process in which we check a product against। वेरिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन एंड दी एक्सपेक्टेशन। वैलिडेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूज़र। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेंस्ट दी स्पेसिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन। बाकी भी देख लें, गड़बड़ नहीं करनी पेपर में। स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्टेशन, अगला है स्पेसिफिकेशन आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एक्सपेक्टेशन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट। तो हमारा आंसर क्या है? स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्टेशन। हमें पता है, पहले भी बता के आया था। वैलिडेशन क्या होती है? यूज़र एक्सपेक्टेशन होती है। वैलिडेशन मीन डज द प्रोडक्ट मीट यूजर एक्सपेक्टेशन। अभी बताया था। द सिम्टम्स सच एज सिस्टम स्लो डाउन एंड क्रैश बिलोंग टू मेमोरी लीक बग। द सिम्टम्स सच एज सिस्टम स्लो डाउन एंड क्रैश बिलोंग टू मेमोरी लीक बग। और मेमोरी लीक क्या होती है वो अभी ऊपर समझा के आया हूं मैं आपको। After integrating subsystem into a system and then testing this system is a whole is called system testing। ये एक डेफिनेशन है, बुक हैंड आउट्स के अंदर गिवन है। ये एक डेफिनेशन है, हैंड आउट्स के अंदर गिवन है जी। ये when code is syntactically correct but does not what you expect it to do then it called logical error। देखिए ना, आप चाहते थे कि 2 नंबरों को ज़रब दें, गलती से आपने वहाँ पे जमा लिख दिया। कंपाइलर तो एरर नहीं देगा 2 नंबरों को जमा करने में, मगर जब आप रिजल्ट देखेंगे तो देखेंगे कि आप ये तो गलत आ रहा है, हालांकि प्रोग्राम में एरर भी कोई नहीं। तो ये लॉजिकल एरर है, आपने लॉजिक गलत की हुई है। मेरे ख्याल समझ गए हैं बात आप, आसान है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगेंस्ट इट्स रिक्वायरमेंट। ये हैंड आउट्स के अंदर गिवन है।
ये जो लेटेस्ट क्विज़ आए हैं मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं, मैंने पुराने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज़ थे वो भी डाल दिए हैं, लेटेस्ट भी डाल दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक फ़ाइल आपको पास करवा सकती है, क्योंकि इतने के क्विज़ हैं कि इसमें से आपको सारे के सारे भी आ सकते हैं, आधे भी आ सकते हैं। विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज़ नॉट कंसर्न विद हाउ द इनपुट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट्स। हाँ जी, जो ये नहीं देखती कि इनपुट आउटपुट में ट्रांसफ़र कैसे हुई, जो सिर्फ ये देखती कि क्या ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, उसे नहीं पता इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो कौन सी है जी वो टेस्टिंग, सही समझे हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। The formula for calculating the cyclomatic complexity is a program is E minus n plus 2। ये एजेस होते हैं, ये नोड होता है प्लस 2, एजेस माइनस नोड प्लस 2। ये आगे सब्जेक्टिव के अंदर मैं ये साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी सॉल्व भी कर रहा हूँ। अल्फ़ा टेस्टिंग इज़, अच्छा अब ये समझ लें अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग क्या होती है। अल्फ़ा टेस्टिंग जनाब ये होती है, एक जो प्रोग्रामर जो डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे इंस्टॉल करके चला के देखता है कि इसके अंदर कोई बग तो नहीं है, इसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब पूरी तरह अपने ही सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर उसको इंस्टॉल करके चला के उसके अंदर एरर ढूंढे जाते हैं। एक होती है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग ये होती है कि आप सॉफ्टवेयर को हवाले कर देते हैं यूज़ आवाम के, दे देते हैं लोगों को कि इसे इस्तेमाल करें, फिर लोग आपको बताते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है आप फाइनल नहीं करते, आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए लोगों को दे देते हैं, लोग उसको चेक करते हैं, इंस्टॉल करके बताते हैं कि आपको इसके अंदर ये एरर है, ये एरर है, इस तरह लोग आपको बताते हैं, तो वो बीटा टेस्टिंग होती है। क्लियर होगी बात। अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और कस्टमाइज प्रोजेक्ट इन हाउस टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट। असल कहानी ये है, इन हाउस टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट। A path through a program which is never traversed for any input data is called infeasible path। आगे मैं दिखाऊंगा ये क्या कह रहे हैं सर। कंट्रोल फ्लो डायग्राम होती है एक, तो उसके हिसाब से मैं दिखाता हूँ आगे जाके। इनफिजिबल पाथ है, इसका आंसर बरल देख लें। अ पाथ थ्रू अ प्रोग्राम विच इज़ नेवर ट्रेवर्स्ड फॉर एनी इनपुट इज कॉल्ड इनफिजिबल पाथ। The raising of the imaginary error flag is simply called raise or throwing an error। ये बुक हैंड आउट से आपको मिल जाएगा, ये वहाँ से मिल गया था आसानी से। मुझे तो अब क्विज भी याद हो गए हैं कि कौन सा कहाँ पे है। इंस्पेक्शन कैन चेक कन्फर्मेंस विद अ स्पेसिफिकेशन बट नॉट कन्फर्मेंस विद द कस्टमर्स रियल रिक्वायरमेंट। ये भी हैंड आउट्स में अवेलेबल है। A path through a program which is never, ये रिपीट हो गया, इनफिजिबल पाथ। The only reason that a code reviewer might have asked this question is if they were familiar with the specification of for this particular code block। ये एक लाइन उठाई हुई है, हैंड आउट से उठाई हुई है। Statement coverage identify which statement in a method or class have been executed। Once the debugger become part of the programmer's arsenal, the software world began to consider other ways that program could be more easily debugged। फिर एक आ गया है, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। अच्छा एक और बात भी साथ साथ बताता चलूँ, बिलीव करें कि ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, कोई एक आध ओवरलुक हो गया मैं देख रहा हूँ, नज़र आ जाएगा अगर खुदा ना खास्ता कोई हुआ भी हुआ तो।
कौन सा एरर ऑकर बिकॉज द मैथमेटिकल प्रिसाइजन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बग, कौन सा जी, बुलियन बग ऑकर बिकॉज द मैथमेटिकल प्रिसाइजन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बग, ये याद रह जाएगा आपको। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज परफॉर्म टू टेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ये ऊपर कहीं आया था क्विज। इज अ वेरिएंस फ्रॉम डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, क्या है जी ये, डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट नीड होती है उससे जब चेंज आती है, वेरिएंस होती है, तो हम इसे कहते हैं कि इसके अंदर डिफेक्ट है। फंक्शन टेस्टिंग फॉल्स अंडर यूनिट टेस्टिंग। देखिए फंक्शन, क्लास, हर चीज़ को चेक करना किसके अंदर आता है, यूनिट टेस्टिंग के अंदर आता है। फंक्शन टेस्टिंग फॉल्स अंडर यूनिट टेस्टिंग टेक्निक। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इट्स एबिलिटी टू हैंडल एसिंक्रोनस एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। ये भी जो क्विज आए थे उसके अंदर से ये भी मैंने उठाया हुआ, आप देख रहे होंगे 31 अगस्त की ये फाइल है। लेटेस्ट इसीलिए लिए हैं ताकि आसानी रहे। इज टेकन एज एन आर्ट बट इन फैक्ट इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। डिबगिंग जो है ना जी, वो एक आर्ट है, बट इसे साइंटिफिक प्रोसेस के तहत आप करेंगे। इज़ नॉट अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, इसमें से कौन सी नहीं है, इसमें से जी स्टेट ट्रांजिशन कवरेज जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं है। स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज और पाथ कवरेज जो है ये सारी की सारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। इज टेकन एज एन आर्ट बट इन फैक्ट इट इज साइंटिफिक प्रोसेस। डबल कॉपी हो गया, रिपीट हो गया। अ टेस्ट केस इन्वॉल्व ऑल ऑफ द गिवन, ये हैंड आउट्स में गिवन है, वहाँ से मैंने लिया है। ऐसे ही लिखेंगे टेस्ट केस इन्वॉल्व तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। टेस्ट केस क्या होता है कि आपने जो प्रोग्राम की फंक्शनलिटी उसको टेस्ट करना होता है। मैं पीछे एग्जांपल दे के आया था, आपने चेक करना है कि प्रोग्राम जो है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। आप क्या करेंगे, पहले सारी लोअर केस में दे के देखिए एक्सेप्ट हुई कि नहीं, फिर सारी अपर केस में लेके देखिए, पहला कैपिटल कर दिया, कैमल केस कर दिया। इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन के तौर पर ये टेस्ट केस आप लिखते हैं। मुख्तलिफ तरीके से उसको चेक करके देखते हैं कि कहीं पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसको टेस्ट केस कहते हैं। टेस्टिंग ऑफ कलेक्शन मॉड्यूल्स टू डिस्कवर इंटरफेसिंग प्रॉब्लम अमंग इंटरेक्टिंग मॉड्यूल इज कॉल्ड सब सिस्टम टेस्टिंग। ये हैंडआउट्स में एज इट इज गिवन है। The complexity of a program may increase if there are exceptional path in it, ये भी हैंडआउट्स में गिवन है। In white box testing, we look inside the system and evaluate what it consists of and how it is implemented. सब में ये बातें मैं पीछे बता के आया हूँ कि ब्लैक बॉक्स में आप ये चीज़ें नहीं देखते, कैसे आप देखते हैं फंक्शनलिटी पूरी कर रहा है, दैट्स गुड। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप एक एक चीज़ चेक करते हैं कि क्या ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ फंक्शन प्रोग्राम और किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जो चेक करते हैं आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग में चेक करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्वालिटेटिव बेनिफिट ऑफ यूनिट टेस्टिंग। जब आप यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप ईच एंड एवरीथिंग चेक करते हैं। द आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू रेज सम एरर फ्लैग एवरी टाइम समथिंग गोज रॉन्ग। जब कुछ गलत हो तो प्रोग्राम सडनली टर्मिनेट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि एक एरर दिखाना चाहिए उसको कि इस वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। ट्राई कैच में हम लिखते हैं ये काम करो, अगर एरर आ जाए तो स्क्रीन पे ये मैसेज दिखा देना।
तो ये ख़ासकर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर जब हम लिखते हैं इसको, तो ये आप मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स ई रोज़गार इसी चैनल के ऊपर मैं सारी उसकी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, वर्डप्रेस सारा कुछ सिखाऊंगा, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा किस तरह से काम होता है। When an error is thrown, overall system on the lookout for this error flag respond by catching the error। जब कोई एरर आता है तो मैंने अभी आपको बताया ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं, आप एरर को कैच कर लेते हैं कि ये गड़बड़ हुई है जो आपने लिखा है, तो इसमें ये गड़बड़ है। एरर आए, क्रैश ना करे आपका प्रोग्राम, मैसेज दिखाए आपको कि ये गड़बड़ है प्रोग्राम में। Which of one is used to describe flow of data or control in an application? Flow control. Objective of testing is to show that the program does not work। अभी मैंने आपको बताया था टेस्टिंग वाले ने ढूंढना है कि मैंने इसमें एरर ढूंढने और डेवलपर ने कोशिश करनी है कि उसे एरर ना मिले। दोनों का आपस में कोई अच्छा दोस्ताना नहीं होता। चलें जी, अब शुरू हो गई है ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा, वो कहता क्या है उस सारा मैं आपको अब ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा। चलें जी, हमारा सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो गया। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन को समझेंगे, वो क्या कहता है, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। Can a tester write test case without having an in-depth knowledge about the system and requirement from user? Give solid comment। आप बताएं कि एक आपने टेस्ट केस लिखना है, मैं समझा के आया हूँ ऊपर। अगर आपको फंक्शनलिटी का ही पता नहीं है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, तो आप उसे चेक कैसे कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर a tester to write a test case without having a deep knowledge about the functionality of the system and user requirement. How a tester write a test case if she does not know, he have knowledge what she going to test, what is expected and desired output. It is necessary to generate test case and test data which is used in the application. Test case corresponding to application functionality such the tester write down step which should be followed to achieve certain functionality। ये उसने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था। इवन के 3 मार्क्स का क्विज था, क्वेश्चन था। मैंने इसको 4-5 लाइनें इसकी लिख दी हैं ताकि आपको समझ रहे कि सॉल्यूशन क्या है इसका। आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स सॉल्यूशन लिखना है, 2 नंबर को इतना ज़्यादा नहीं लिख देना। अच्छा जी, कहता है आइडेंटिफाई द क्लास ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप फ्रॉम द फॉलोइंग सिनेरियो। आलिया हैज़ अ 4 बास्केट। एग्रीगेशन जो रिलेशनशिप होता है ना क्लासेस में, वो हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। आलिया जो है, when a class is formed as collection of other class, it is called aggregation relationship between these classes. It is also called a has a relationship. So Alia has a basket is an aggregation relationship। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये आपको क्विज बड़ा करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं गड़बड़ ना हो। A student claim that we can't implement the software construction activity if we don't have supporting tool that could provide us the automated or semi automated support। Do you agree with the student or not? Provide logical reason। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन है yes I am agree with the student claim because tool provide automated or semi automated support for software process method and quality control। In software engineering framework tool support must be carry out all tasks।
देखें ये जो टूल्स होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ में आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। ये टूल्स आपकी आईडी हो सकती है, आपके गैंट चार्ट मेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूएमएल के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो हो सकते हैं। ये इस तरह के टूल्स होते हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर, चाहे आप डिज़ाइन फेज़ में हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हो, जिस मर्जी फेज़ में थ्रू आउट दिस सिस्टम ये आपको सपोर्ट करते हैं। Suppose that software testing phase has been completed and all the defects have been discovered. What is the next step after completion of test phase? Test phase के बाद क्या होता है जी? 2 नंबर का क्विज होगा ये। देखें जी 2 नंबर का क्विज है, हमने सिर्फ ये बताना है कि टेस्ट फेज के बाद क्या आता है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आफ्टर टेस्टिंग फेज द नेक्स्ट फेज आफ्टर द टेस्टिंग फेज इज इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट फेज। इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट फेज एक ही बात है। व्हाट इज द जनरल स्टाइल गाइडलाइन फॉर नेमिंग जेनेरिक वेरिएबल इन अ प्रोग्राम, गिव एन एग्जांपल। जेनेरिक के अंदर जो तरीकाकार है वो मैंने पेज भी लिख दिया है, पेज 154। जेनेरिक वेरिएबल शुड हैव द सेम नेम एज देयर टाइप, जैसे उनका टाइप होती है वैसे उनका नेम होना चाहिए। वाइड सेट टॉपिक टॉपिक टॉपिक, नोट वाइड सेट टॉपिक टॉपिक वैल्यू, वाइड सेट टॉपिक टॉपिक ए टॉपिक। ये मैंने बुक से उठाया हुआ है जी, हैंड आउट से उठाया हुआ है। कैसे डिक्लेयर करते हैं? जैसा उनका नेम, जैसी उनकी टाइप वैसा उनका नेम। उनकी टाइप टॉपिक है तो नेम भी उनका टॉपिक ही। ये बात सादा सी बात। यूज़र की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो डिफरेंट कैसे होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट में से। यूज़र जो कहता है वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिकॉज यूज़र रिक्वायरमेंट यूज़र प्रोस्पेक्टस वाइल फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर सिस्टम प्रोस्पेक्टस। फॉर द यूज़र रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब टास्क द यूज़र मस्ट बी एबल टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू फुलफिल बिजनेस रिक्वायरमेंट। पेज 26 के ऊपर है ये, एज इट इज़ दिया हुआ है। अच्छा, यूज़र जो कहता है कि सॉफ्टवेयर ये करता हो, ये करता हो, ये करता हो, मेरी बात समझें कि वो एसएमएस करता हो, वो ईमेल करता हो, वो यूज़र का डाटा रखता हो, वो इनवॉइस बनाता हो, ये यूज़र ने बता दी 5-7 अपनी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी डिटेल होती है, अब पूरी डिटेल होती है कि फंक्शन सिस्टम ने क्या क्या करना है। इनवॉइस बनानी है तो उससे पहले बैक एंड पे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखते हैं हम कि इनवॉइस कब जनरेट होगी। इनवॉइस के अंदर आप डिटेल लिखेंगे कि आपकी क्वांटिटी क्या है, आपकी प्राइस क्या है, वो हर तरह से जिस तरह के इनवॉइस आपने डिज़ाइन करनी वो सारी आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनानी है। यूज़र ने तो कहा इनवॉइस क्रिएट कर दो, अब इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आपको जो जो काम करने पड़ेंगे वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल समझ गए होंगे, बात लिख मैंने दिया है। अच्छा जी, एक्सप्लेन हाउ कैन द साइज ऑफ द फंक्शन इन अ प्रोग्राम अफेक्ट प्रोग्राम मेंटेनेबिलिटी। वो कहता है फंक्शन का साइज़ प्रोग्राम की मेंटेनेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है। हम ये बात पहले बता चुके हैं, ऊपर भी मैं डिस्कस करके आया हूँ कि जो फंक्शन का साइज़ है वो 20 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेंटेनेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। लिख मैंने दिया है, द साइज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in making the program easy or difficult to understand. In general, as the function become longer in size, it become more difficult to understand. अच्छा, ऐसे ही समझ लिया। अब मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ दूसरी लाइन पे आ गया हूँ मैं, तो आपको समझ रहा कम आएगी जब तक आप इसे एक पेज पे इकट्ठा करके ना देख लें ऐसे। इसलिए फंक्शन एक पेज पे होना चाहिए, आप बात समझ गए होंगे। इन जनरल द फंक्शन बिकम लॉन्गर इन साइज, इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड।
Ideally speaking, a function should not be larger than 20 lines of code and any case should not exceed 1 page length. ये जो आपका था 2 मार्क्स का था, फिर चाहे जितनी मर्जी आप लाइनें लिख लें, आप 2 लिख लें, 4 लिख लें। What do you understand the term self documented code? सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड क्या होता है? मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कमेंटिंग करते हैं कि ये लाइन मैंने किस मकसद के लिए लिखी है, ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये स्विच केस किस मकसद के लिए है, ये क्लास क्या करेगी, इसका किसके साथ रिलेशन है, और ये होती है सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन। फ्रॉम अ मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव व्हाट वी नीड is what is called self documented code. A self documented code is a code that explains itself without the need of comment and extraneous documentation like flowchart, UML diagram, process flow, state diagram, etc. This is mean of the code should be evident just by reading the code without having जी। तो यहाँ पे मैं बोल गया था कमेंट, नॉट कमेंटेड मतलब प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो कि ऑटोमेटिक बता दे कि वो क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। तो ऐसा करने के लिए आपको नेमिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोग्राम का नाम इज सेट, इज गेट, गेटर, सेटर का इस्तेमाल करें, नेमिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल करें। फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए कि देख के पता चलता हो कि ये क्या काम कर रहा है, तो इसको सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड कहते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, लिस्ट दोज एक्टिविटीज़। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? एब्स्ट्रैक्शन, स्पेसिफिकेशन, इंटरफेस डिज़ाइन, कंपोनेंट डिज़ाइन, डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन, एल्गोरिथम डिज़ाइन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। It include modeling of the data structure and entities, the physical and logical partitioning of the system into component, and the interface between the different component of the system as well as interface to the outside world. Sometime design of algorithm is also included in this activity. तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लें, it's all up to you. Which of the following is our example of crypto code? तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है ना, हैंड आउट्स में ये गिवन है, ऑल ऑफ द अबव जो है ये क्रिप्टो कोड है। इसका आंसर नहीं लिखा गया, सॉरी। ऑल ऑफ द अबव आपने यही एज इट इज लिखना है और इसके आगे लिखते जाना है इज क्रिप्टिक कोड। ये मिस हुआ है, चले कोई बात नहीं, आप खुद लिख लेंगे। अच्छा, जो इसमें से रह गए हैं वो मैं उसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर सॉल्यूशन डाल दूंगा इनका। चलें, 2-3 रह गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा सॉल्व करके, और उनको उसको पिन कर दूंगा, टॉप के ऊपर आपको नजर आएंगे वो। सपोज you write a C program in which you declare a pointer to dynamically allocate memory to store the age of 10 students, but you forget to delete the pointer. In doing so, what type of bug will occur in the program? हाँ जी, सही समझे, memory leak. Memory leak bug occur. A memory leak bug is one in which memory is somehow allocated either from operating system or internal memory. ये objective भी आया हुआ था। Pool but never deallocated when the memory is finished being used. जब उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, आप उसे deallocate नहीं करते, तो memory leak का bug आता है उसकी सूरत में। which software developer phase deal with what से कौन डील करता है, किस फेज में? डेफिनेशन फेज में हम कहते हैं here we actually realize or automate the vision development in first phase. Here we determine what the activities and things involved. मतलब requirement analysis phase, requirement gathering phase,
उसमें हम ये नहीं देखते हाउ, हम देखते हैं व्हाट, कि करना क्या है। राइट वन एडवांटेजेस एंड वन डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। several error can be identified at once inspection में। we testing error usually are discovering and fix sequentially। टेस्टिंग के अंदर हम सीक्वेंस में पहले इसको चेक किया, उसको टेस्ट किया, उसको किया, और इंस्पेक्शन के अंदर एक ही टाइम में हम काफ़ी सारे एरर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इंस्पेक्शन का, दे टेक टाइम एंड रिक्वायर डिसिप्लिन। टाइम भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाउ डज प्रोफाइलिंग वर्क्स। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइलिंग, प्रोग्राम प्रोफाइलिंग, सॉफ्टवेयर प्रोफाइलिंग इज फॉर्म ऑफ डायनेमिक प्रोग्राम एनालिसिस दैट मेजर फॉर एग्जांपल द स्पेस, मेमोरी और टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोफाइलर क्या करता है, किसी प्रोग्राम की, किसी सॉफ्टवेयर की टाइम और कम्प्लेक्सिटी को मेजर करता है कि ये प्रोग्राम इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लेगा या कितनी स्पेस लेगा। डिस्क्राइब 3 कवरेज स्कीम रिलेटेड टू दी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो कौन सी है, स्टेटमेंट कवरेज है, ब्रांच कवरेज है और पाथ कवरेज है। ये एक एक लाइन आपने लिखनी है क्योंकि उसने डिस्क्राइब कहा है। Do you agree that a side effect of a function can make things difficult during maintenance or debugging activity? Yes. Side effects are a major source of programming error and they make things difficult during maintenance or debugging activities. Many languages do not specify the function evaluation order in single statement. एक स्टेटमेंट के अंदर आप बहुत सारे जब इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर लें, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लें तो ये साइड इफेक्ट होता है। कॉमा का इस्तेमाल साइड इफेक्ट होता है। तो इनकी वजह से प्रोग्राम में एरर्स आते हैं, डिबगिंग में प्रॉब्लम होती है। अब प्रीसाइज, अच्छा जी क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंस्पेक्शन प्री कंडीशन। इंस्पेक्शन की प्री कंडीशंस क्या होती हैं, इंस्पेक्शन करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है। अब प्रीसाइज इंस्पेक्शन मस्ट बी अवेलेबल बिफोर इंस्पेक्शन। Team member must be familiar with the organization standard. In addition to it, syntactically correct code must be available to the inspection. Inspector should prepare a checklist that can help them during the inspection process. Page number given है। Name the least 3 fault classes which must be specified while preparing इन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। डाटा फॉल्ट, अच्छा ये आपने ना चेक करना है। उसने कहा नेम दी लीस्ट 3 फॉल्ट क्लासेस। चेकलिस्ट लिस्ट के देखें इसको कैसे सर्च करते हैं। ये आ गई इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। लीस्ट जो क्लासेस हैं वो है स्टोरेज मैनेजमेंट फॉल्ट, इंटरफेस फॉल्ट, इनपुट आउटपुट फॉल्ट। लीस्ट देनी थी, ये आपने इंटर कर दे वहाँ पे। ये 3 ओके हो गया, समझ आ गई होगी आपको बात। हाउ द डाटा एक्सचेंज बाइट ऑर्डर probability issue can be solved. The order in which byte of one word are stored in hardware dependent. इसका क्या मतलब है, बाइट ऑर्डर डिपेंड करता है कोई इंटेल या दूसरा Xeon या मोटरोला, ये डिफरेंट तरीके से बाइट को स्टोर करते हैं। बाइट है आपकी 100111, एक इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ से इंसर्ट करता है और एक इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ से स्टोर करता है, ये डिफरेंस होता है। इन ऑर्डर टू विच बाइट वन वर्ड आर स्टोर इन हार्डवेयर डिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल इन इंटेल आर्किटेक्चर द लोएस्ट बाइट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, वाइल इन द मोटरोला आर्किटेक्चर द हाईएस्ट बाइट ऑफ वर्ड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट वन।
The cause problem when dealing with the binary data, and we need to be careful while exchanging data between heterogeneous का मतलब different किस्म के जो machines होती हैं. One should therefore only use text for data exchange. One should also be aware of the internationalization issues and hence should not assume ASCII as well as English. Which four techniques should be applied in parallel to attain maximum defect removal efficiency? वो चार टेक्निक्स क्या हैं जो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी के लिए यूज़ होती हैं. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट टेस्टिंग अलोन कैन ओनली रिमूव 53% ऑफ डिफेक्ट्स. टेस्टिंग से सिर्फ 53% डिफेक्ट रिमूव होंगे. हाउएवर टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस मैकेनिज्म कंबाइन यील्ड अप टू 65%. अगर टेस्टिंग को और क्वालिटी इंश्योरेंस को इकट्ठा कर लिया जाए तो 65% तक डिफेक्ट रिमूव हो सकते हैं. Whereas if we combine code inspection and testing together result up to 75%. टेस्टिंग और इंस्पेक्शन को इकट्ठा कर लिया जाए तो 70%. Similarly, design inspection and testing yield up to 80%. Moreover, combining design inspection, quality insurance and testing result up to 95%. If all four techniques are combined, result are up to 99%. Below are two programming terms. You are required to write their usage with at least one example. Get set को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस प्रीफिक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं जी. To access a private attribute, use public get and set method. For each variable, a get method will return its value and set method will set the value. जब आप कोई क्लास बनाते हैं उसके मेंबर्स को प्राइवेट कर देते हैं तो गेटर सेटर की मदद से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसको वैल्यू को सेट कर सकते हैं. द टर्म गेट सेट मस्ट बी यूज्ड वेयर एन एट्रीब्यूट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली. एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, ये क्या कर रहा है कि आपने कोई एम्प्लॉय नेम क्लास के अंदर एट्रीब्यूट रखा था, ये उसको गेट कर रहा है. मैट्रिक्स डॉट गेट एलिमेंट, तो ये उसको गेट कर रहा है. अब प्रीफिक्स कैसे, मैंने दो एग्जांपल दे दी, सर ने एक कही थी. Is prefix should be used for boolean variables and method. Is set, is visible, is finished, is found, is open. Using the is prefix solve a common problem of choosing bad boolean names like status or flag. Is status or is flag simply does not fit and programming is forced to choose more meaningful names. आपने ऐसे नहीं करना इज स्टेटस, मतलब पता चले कि क्या है, आप उसका नाम रखें. इस विजिबल से सारा समझ आ रही है. इस विजिबल का मकसद क्या है कि वो नज़र आ रहा है या नहीं, वो सेट है या नहीं, वो ख़त्म हुआ या नहीं, वो मिला या नहीं, क्लास कोई फाइल ओपन हुई या नहीं. तो आपने नेमिंग ऐसे रखनी है. विच डायग्राम आर यूज टू प्रेजेंट डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. तो इंट्रैक्शन डायग्राम होती है, उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं. एक को सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं, एक को कोलैबोरेशन डायग्राम कहते हैं. तो वो होती है इंट्रैक्शन डायग्राम यूज टू प्रेजेंट डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. इंट्रैक्शन डायग्राम डिपिक्ट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम लाइक सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम. अच्छा जी, कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यू एंड कैलकुलेट द साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी. नंबर ऑफ एजेस उसने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हैं, मुफ्त के ये आपको नंबर मिलेंगे. अगर आपको क्विज दिए मिल गया तो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है. वैसे चलें 2 मार्क्स मुफ्त में आएंगे. उसका फार्मूला क्या है, वी जी इक्वल टू ई माइनस एन प्लस 2. ई क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, एन क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स. फार्मूला क्या है, ई माइनस एन प्लस 2, 8 माइनस 6 प्लस 2 4. वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से इसको ख़त्म करूँ. अच्छा जी, Bitfield do suffer from lack of portability between platform Y. Bitfield are convenient way to express many difficult
operation. However, bit field do suffer from lack of portability between platform. मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दरमियान, डिफरेंट मशीन्स के दरमियान इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्या है। इंटीजर में भी साइंड और अनसाइंड, एक उसको साइंड और अनसाइंड के साथ मशीन शो करती है, दूसरी एक उसको साइन के साथ, अगर उस बाइट को या वर्ड को साइन के साथ शो करती है तो दूसरी अनसाइन के साथ शो करती है। मैनी कंपाइलर लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स, बहुत सारे कंपाइलर बिट्स की उसने लिमिटेशन लगाई हुई है। बिट फील्ड टू साइज ऑफ एन इंटीजर विच मे बी आइदर 16 बिट और 32 बिट वेरिएट्स। सम बिट फील्ड मेंबर आर स्टोर्ड लेफ्ट टू राइट, अदर आर स्टोर राइट टू लेफ्ट इन मेमोरी। वही मैंने आपको पहले बताया था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का इशू। इफ बिट फील्ड टू लार्ज, नेक्स्ट बिट फील्ड में बी स्टोर कंसेक्टिवली इन मेमोरी ओवरलैपिंग द बाउंड्री बिटवीन मेमोरी लोकेशन और इन नेक्स्ट वर्ड मेमोरी। दो तरीके क्या हैं जिससे हम इंसर्शन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं सी के अंदर। दी C++ लैंग्वेज हैज़ नॉट स्पेसिफाइड वेदर, सी बताती नहीं है कि इसको कैसे यूज करना है। राइट शिफ्ट इज अरिथमेटिक और लॉजिकल। इन अरिथमेटिक शिफ्ट साइन बिट इज कॉपीड वाइल द लॉजिकल शिफ्ट फॉल्स द vacated bits with 0. The obviously reduce portability, ये पोर्टेबिलिटी का इशू आता है क्योंकि अगर तो उसको आप अरिथमेटिक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तब इसका इस्तेमाल और है, अगर आपको लॉजिकल शिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तब उसका इस्तेमाल और है। कंप्यूट द साइक्लोमैटिक कंप्लेक्सिटी ऑफ द कोड बिलो। ये एक इफ उसने स्टेटमेंट दी हुई है, इफ ए ग्रेटर देन 10 तो लिखो C++, एल से लिखो जावा, ठीक है। अब C++ का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे बनता है, फ्लो ग्राफ जो होता है कि जब इफ़ जो है ये इफ़ है, इसके बाद हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, मतलब इधर भी आ सकता है और एल्स पार्ट पे भी जा सकता है। और उसके बाद अगर वो इधर आ जाए तब भी बहुत सारी कमांड्स हो सकती हैं जो इम्प्लीमेंट होनी हो, अगर इधर आ जाए तो तब भी बहुत सारी कमांड हो सकती हैं जो इम्प्लीमेंट होनी जो हो। तो हम इसको क्या करते हैं, सारा कुछ इकट्ठा दिखा के यहाँ से एग्जिट करवा देते हैं। ये कमांड्स को इकट्ठा करके एग्जिट करवाने का सिंबल है। इफ़ कंडीशन या इधर भी ब्रांच उसकी आ सकती है या ब्रांच इधर आ सकती है। और जब वो इफ़ के बाद ट्रू वाले ब्लॉक पे आ जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कमांड्स हो सकती हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के बाद नंबर ऑफ़ कमांड्स हो सकती हैं। ये यही दिखाया जा सकता है कि या इधर जा सकता है या इधर, और उसके बाद मैनी कमांड्स को इकट्ठा करके एग्जिट दिखाया गया है इफ का। अब इसमें नोड्स कितने हो गए, 4, और एजेस कितने हो गए, 4। तो साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी हम मालूम कर लेते हैं। हमें फार्मूले का पता है E-n+2, नंबर ऑफ एजेस 4, नंबर ऑफ नोड्स 4, तो 4 - 4 + 2 तो 2। तो ये वैसे ही एक बात याद रख लें कि जो इफ़ की साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी होती है वो 2 होती है, सीक्वेंस की 1 होती है। चलो ऑब्जेक्टिव भी बताता जाऊं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि आप रिक्वायरमेंट इलिसिएटिंग, मतलब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं। अब आप कैसे देखेंगे कि कॉस्ट को, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर किसी दूसरी रिक्वायरमेंट को उसको छोड़ते हैं तो एफिशिएंसी, कॉस्ट और एफिशिएंसी को के दरमियान आपने ट्रेड ऑफ करना है। मेरी बात समझ आई? दोबारा बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट जब आपने फुलफ़िल करनी है तो आपने ट्रेड ऑफ करना है परफॉर्मेंस का भी और कॉस्ट का भी। बाज़ का तो आपको कॉस्ट चाहे जितनी मर्जी आ जाए, आपने परफॉर्मेंस को फोकस करना होता है। बाज़ का तो आप देखते हैं कि इस फंक्शनलिटी के लिए इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको फुलफ़िल करता हूँ तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और परफॉर्मेंस बहुत थोड़ी सी डाउन होती है, तो आप वो रिक्वायरमेंट मिस भी कर सकते हैं। बात आप समझ गए? अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन सम सॉफ्टवेयर द एफिशिएंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड डिज़ायरेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट अ क्रूज मोजाइल और न्यूक्लियर रिएक्टर controller that are drove by the software system, then performance and reliability is more important than the cost.
जितनी मर्जी कास्ट आती हो, आपने इन चीज़ों के लिए फिर परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखना, ये ना को मजाल अपना रास्ता ही बदल ले। समझ रहे ना बात को। एंड यूज़र फ्रेंडलीनेस, इन दिस केस इफ your software does not react with a certain amount of time, then it may result in disaster like Chernobyl accident. Rewrite the following code by following journal naming convention for C++. int prefix जो होता है उसको आपने, ये स्टार्ट छोटा होता है और अगला जैसे लफ्ज़ आता है इसको आपने बड़ा करना होता है। इन कॉन्स्ट जो होता है वो पूरे का पूरा आपने कैपिटलाइज करना होता है। इंट गेट, जो गेट और सेटर हैं वो जी छोटा, उसके अंदर जी छोटा, फिर आगे जैसे जैसे अल्फाज आते जाएंगे कैमल के इसमें आगे समझने आपने लिखते जाना है। टेम्पलेट क्लास टी, तो टेम्पलेट का जो क्लास आगे आएगी वो टी आएगी। ये मैंने हैंड आउट से उठाया, एज इट इज़ वहाँ पे मौजूद है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रे आई प्लस प्लस इक्वल टू रे आई प्लस प्लस इक्वल टू एक्स। देखिए टू मैनी असाइनमेंट्स हो रही हैं एक ही लाइन के अंदर। कीपिंग इन माइंड द प्रॉब्लम कास्ड बाय द साइड इफेक्ट, हाउ द अबव स्टेटमेंट कैन बी डेंजरस। ड्यू टू द साइड इफेक्ट मल्टीपल असाइनमेंट कैन बी डेंजरस। In this example, whole depend upon when I is incremented। जब I इंक्रीमेंट होगा उस पर ध्यान रखा जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये वो फाइल थी जो आपको पास करवा सकती है अगर आप इस फाइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप पास हो जाएंगे। अगर ये मेरी एफर्ट आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक्यूरेटली सलूशन आपको मिल सके। आने वाले सब्जेक्ट जो हैं आपके, उसके ऊपर आपको पता है मेरे चैनल के ऊपर हमेशा करेक्ट और टाइमली सलूशन आपको अवेलेबल होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।